हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम यश महेश्वरी और मेरे चैनल का नाम सीए जर्नी विद यश। मेरा एक चैनल और है कॉमर्स टैक विद यश के नाम से। ठीक है, तो वो भी दोनों चैनल मेरे ही हैं। अब दोनों चैनल में अंतर क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले में तो मैं एक सीए जर्नी की बारी थी, मतलब सीए जर्नी की जो भी चीज़ें वो देने वाला हूँ सीए जर्नी विद यश में। एंड कॉमर्स टैक वाले में आपको देना चाहता हूँ, मतलब एक्सेल, जीएसटी, इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है प्रोफेशनल लेवल पे, वो सब। ठीक है, तो बस दो चैनल हैं, एक स्टडी पे और एक प्रोफेशनलिज्म पे। ठीक है, प्रोफेशनल वाला काफी ओल्ड चैनल है। ठीक है, और ये अभी नया है, तो ताज़ा ताज़ा। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं सी इंटरमीडिएट के चैप्टर नंबर, ओ सॉरी, सी इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, जो कि नाम है उसका, एंड चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, मतलब द एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो इस चीज में आज की जो वीडियो रहने वाली है इसमें, तो हम बहुत सी चीजें देखने वाले हैं, मतलब मतलब जैसे नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, मेन मेन चीजों पर हाईलाइट हम करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें मेन मेन रहने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं सीधे आगे की वीडियो पे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ओवरव्यू जान लीजिए। एलएलपी जैसे कि इंट्रोडक्शन है, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एट डिस्क्लूजन, मतलब एलएलपी को क्लोज करना, वो सब। डिफरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ये सब चीजें देखने वाले हैं इसके अंदर चैप्टर ओवरव्यू में। बाकी इसकी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेजेस एंड कैरेक्टर जो भी है वो चीजें, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं एक नए वे में। ठीक है, वो बाकी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया किसको, एलएलपी को, एलएलपी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 2008 को। ठीक है, कब, 9 जनवरी 2007 को। बट हुआ क्या, ये गया कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है, क्योंकि ये चीज कहाँ पे गई आपकी, पार्लियामेंट में, अरे पार्लियामेंट में गई। ठीक है, तो पास किए गए एलएलपी को कब, आपके 12 दिसंबर 2008 को। ठीक है, तो कब पास किया गया इसको पार्लियामेंट, 12 दिसंबर 2008। ठीक है, देन ये गया उसका कहाँ पे, फिर प्रेसिडेंट के पास भाई। तो देन आपका ऐसे गया एलएलपी कहाँ पर गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, एंड देन ये 7 जनवरी 2009 को आपका एप्लीकेबल हो गया, 7 जनवरी 2009 को। ठीक है, तो सबसे पहले 9 जनवरी 2007 को ये गया द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास से, होता हो। देन उसके बाद पार्लियामेंट में गया 12 दिसंबर 2008, एंड उसका 7 जनवरी 2009 को ये पहुंच गया कहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देन ये वहां से आगे हो गया तो जो एलएलपी एक्ट था सबके लिए लागू हो गया एंड होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए एलएलपी एक्ट 2008 है आपका, वो यहाँ पे लागू। देन जो लास्ट डेट वो है कब कब की, 7 जनवरी 2008 की। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं आगे की चीज के लिए। एलएलपी एक्ट में आपके टोटल 81 सेक्शन है, मैं आपको बता दूं आपके लिए। एंड द एलएलपी एक्ट में आपके टोटल 81 सेक्शन हैं, जिनको आपके कितने शेड्यूल में बांटा गया है, 4 शेड्यूल्स के अंदर बांटा गया है। ठीक है, अब जो चीज़ मैं येलो कर रहा हूँ, हाइलाइट कर रहा हूँ, वो आपके लिए काफ़ी मेन रहने वाली है, तो आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है चैप्टर ओवर के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें टोटल एलपी में 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल हैं, 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल थे। ठीक है, सबके लिए ओके इफेक्टेड है। 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल, आपको याद रहेगा यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई मैंने आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें टोटल 4 शेड्यूल हैं। पहले में क्या बताते हैं, ये म्यूचुअल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं क्या, पहले शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स। ठीक है, अच्छी बात है। एंड उसका बताते हैं ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। देन क्या बताते हैं उसमें, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी एंड पार्टनर, मतलब पहले शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटी एंड पार्टनर्स लिमिटेड, जो एलएलपी के जो पार्टनर्स हैं उनमें क्या क्या फॉर्मल एग्रीमेंट हो सकते हैं, वो सब वगैरह यहाँ पे आते हैं। ठीक है, किसकी क्या ड्यूटी यानी है, क्या राइट्स वगैरह हैं, वो सब चीजें। सेकंड वाले में जो आता है वो आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन किनका हो सकता है, फर्म इनटू एलएलपी, मतलब एक फर्म है वो एलएलपी में कन्वर्ट होती है किस पे, शेड्यूल 2 के हिसाब से। अगर कैसे मुझे फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होती है, बिल्कुल हो सकती है किस शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, अगर बात आती है प्राइवेट कंपनी, अब जो प्राइवेट कंपनी है आपकी, वो कन्वर्ट हो रही है किस में, एलएलपी में, तो वो कौन से शेड्यूल में क्लियर, कहाँ कन्वर्ट होगी, थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है, अनलिस्टेड, नॉट लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है, तो पहले शेड्यूल में हमने क्या बात करी थी आपकी, पहले में थी आपके म्यूचुअल एंड राइट्स, ड्यूटी एंड पार्टनर्स वगैरह, जो ड्यूटी ऑफ पार्टनर थी वो। सेकंड में हमने देखा था कि फर्म इनटू एलएलपी, एंड थर्ड वाले में आपका प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, एंड फोर्थ वाले में सबसे लास्ट वाले शेड्यूल में हमने देखा था
कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है इनटू एलएलपी में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो आपका पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है एलएलपी के अंदर, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यू आर नॉट एप्लीकेबल इन योर एलएलपी 2008 में, ठीक है। ओके, यहाँ पे एलएलपी 2008 को अमेंड किया गया, कब? 2021। एंड इसका नाम बाद में ये कब हुआ था? 13 अगस्त 2021। आपको डेट रख ले तो बढ़िया बात होगी याद आप, ठीक है, आपके लिए। देन ओके, नेक्स्ट आते हैं क्यों ये मतलब क्यों एलएलपी लाई गई वगैरह वगैरह, यहाँ पे दे रखा था स्मॉलेस्ट वन। अगर आप चाहें तो इसको फिजिकली पढ़ लेते हैं एक बार। तो द लॉ मेकर्स, जो लॉ मेकर्स थे वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, ब्रिंग आउट लाना चाहते थे एक नए नियम को क्रिएशन करके, जिसमें एलएलपी मतलब लिमिटेड एलएलपी को मिलवाया यहाँ पे, ताकि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और अच्छे से हो सके। और क्योंकि एक न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म को यहाँ पे इन्हें इन्वेंट करना था, एक एडिशनल मतलब ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के रूप में एक ऑल्टरनेटिव, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनीज वगैरह मतलब कंपनी एक्ट भी था हमारे पास, हालांकि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि भैया एक हैंड में तो अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी थी एंड दूसरे हाथ में गवर्नमेंट दे दी क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, सिंपल सा मीनिंग ऑफ एलएलपी। अगर आपसे पूछेंगे तो सबसे पहले क्या पूछेंगे? क्वेश्चन में आया थ्योरी बेस में, तो मीनिंग ऑफ एलएलपी वगैरह, ठीक है। तो एलएलपी एक न्यू फॉर्म लीगल बिजनेस एंटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, लीगल बिजनेस एंटिटी है। एलएलपी एक न्यू फॉर्म बिजनेस लीगल एंटिटी है, मतलब ये लीगल भी है बिजनेस करने के लिए एंटिटी, ठीक है। तो एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद द लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब इसके अंदर जो भी लायबिलिटीज है वो लिमिटेड रहती है, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव है किसका? कॉर्पोरेट बिजनेस को करने का, ठीक है। ऑल्टरनेटिव है किसका? कॉर्पोरेट बिजनेस का, ठीक है। बट दैट नॉट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लाई, मतलब ना ही केवल ये मतलब दैट नॉट ओनली गिव्स, मतलब ना ही केवल ये खाली लिमिटेड लायबिलिटी का आपको बेनिफिट देता है, इसके अलावा आपको कौन-कौन से बेनिफिट देता है ये लिमिटेड लायबिलिटी के अलावा? लो कॉस्ट कंप्लायंस का, ठीक है, लो कॉस्ट कंप्लायंसेस का। देखो एलएलपी है, जब लिमिटेड लायबिलिटी है तो कॉस्ट भी कैसे होगी? कम होगी, मतलब जो भी कंप्लायंस वगैरह है। एंड द ऑल पार्टनर्स आर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइज देयर इंटरनेशनल, जो भी पार्टनर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, इंटरनेशनल के हिसाब से, ट्रेडिशनल पार्टनर्स के हिसाब से। द एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी व्हाइल द एलएलपी इट्स विल बी लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, मतलब एलएलपी जो होती है या एलएलपी का जो एक्सटेंशन होता है डिपेंड करता है एसेट्स पे, ठीक है। तो जैसी उसकी ओन एसेट्स, जितनी अच्छी ओन एसेट्स होंगी उतना अच्छा उसका आगे बढ़ने का, मतलब उतनी एलएलपी आपकी ग्रो करेगी, ठीक है। और क्योंकि इसमें लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो भी लिमिटेड रहती है, वो डिपेंड करता है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। अब हमने बता दिया आपको कि एलएलपी एक लीगल बिजनेस एंटिटी है, क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उनको लिमिटेड लायबिलिटी है, ना ही केवल लिमिटेड लायबिलिटी, बट ओवरऑल इसमें लो कंप्लायंस कॉस्ट भी है। ये डिपेंड करता है एलएलपी को उसके एसेट्स बेस पे, जितनी उसकी एसेट्स एक्सटेंड करेंगे उतनी एलएलपी आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे एलएलपी को लेके चार्ट दिया गया था, वो यहाँ पे आ गया आपके सामने, थोड़ा-सा ऐसे ले लेते हैं हम इसे, ठीक है। एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिज़नेस व्हीकल है, ये अलाउ करता है पार्टनर्स को उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। एलएलपी लायबल होती है उनके एक्सटेंड करने के एसेट्स के बेसिस पे, ठीक है। जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है, वो डिपेंड करती है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, और एक ये न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिज़नेस एंटिटी जो आपको बताया था मैंने, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दी है। अब बात आती है कुछ डेफिनेशंस की। सबसे पहले बात आती है डेफिनेशंस 21A, ये एक्सप्लेन करता है एड्रेस, ठीक है। तो जो भी एड्रेस वगैरह होते हैं उनको हम किस डेफिनेशन के अंदर रखते हैं? 21A के अंदर एड्रेसेस, एलएलपी एक्ट 2008 में, हाँ एड्रेस 21A, ठीक है। तो एड्रेस का मतलब यहाँ से क्या लिया गया? एड्रेस इन रिलेशन टू पार्टनर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब दिया गया है कि उन पार्टनर से जो कि लिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर है उनके साथ। ये एक इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब यूजुअली उनका रेजिडेंस एड्रेस हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, या फिर जो एड्रेस है उसका रजिस्टर ऑफिस का, वो भी हो सकता है एड्रेस में, ठीक है। एड्रेस की डेफिनेशन में सेक्शन 21A के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 21D, आपका ये आता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। बॉडी इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड क्लॉज 20 सेक्शन 2, कंपनी 2013, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के हिसाब से यहाँ पे एलएलपी, एक एलएलपी रजिस्टर होती है इस
के अंदर मतलब एक एलएलपी ही रजिस्टर हो सकती है इसके अंदर, एक फॉरेन एलएलपी हो सकती है वो रजिस्टर हो सकती है, या कोई फॉरेन कंपनी हो सकती है वो रजिस्टर हो सकती है। बट इसमें कौन कौन नहीं आ सकते आप देख लीजिए। एक कॉर्पोरेशन सोल है वो नहीं आ सकता, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो नहीं आ सकती, ठीक है। कोऑपरेशन सोल नहीं आ सकते, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आ सकती, या फिर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा कोई एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि नॉट बीइंग अ कंपनी एज ए डिफाइंड इन क्लॉज, मतलब जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी ड्यू के हिसाब से एज पर द कंपनी डिफाइंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो नहीं, ठीक है, वो इसके अंदर डिफाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा, एक कंपनी में कौन कौन इंक्लूड हो सकता है एलएलपी में, एक खुद एलएलपी, फॉरेन एलएलपी या फॉरेन कंपनी, ठीक है। एलएलपी, फॉरेन एलएलपी और फॉरेन कंपनीज। कौन कौन नहीं आ सकते कोऑपरेशन सोल में, कोऑपरेशन सोल, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो नोटिफाइड है किसकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब बताते हैं आपका सेक्शन 2 बिजनेस। बिजनेस में इंक्लूड करता है उन सभी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज, ऑक्यूपेशन को जो एक्टिविटी किसके साथ नोटिफिकेशन दी गई है, आपके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा, क्या था चार्टर्ड अकाउंटेंट 21F, ठीक है 21F, चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 एक्ट, और आपका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 1, ठीक है, और क्लॉज बी के अनुसार। तो इट मीन जो भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो डिफाइन करता है किसके, क्लॉज बी सब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हिसाब से, वो किसके, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से। तो वो यहाँ पे सकता है, और जिसको ऑब्टेन है सर्टिफिकेट, किसका ऑब्टेन है सर्टिफिकेट प्रैक्टिस अंडर द 1 ऑफ सेक्शन 6, इसके अनुसार, मतलब सेक्शन 6 एलएलपी एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार जिसको अथॉरिटी है, जिसको प्रैक्टिस है, आई मीन सॉरी प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो। डेजिग्नेट पार्टनर 21G, डेजिग्नेट पार्टनर 21G सेक्शन आता है, ठीक है, क्योंकि परसेंट करता है किससे, सेक्शन 7 से, मतलब डेजिग्नेट पार्टनर किससे आता है, सेक्शन 7 से। तो आपको आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। एंटाइटी मीन्स 21 के, जिसमें एक ये एक एंटाइटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द पर्पस ऑफ सेक्शन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंक्लूडिंग सेक्शन से 18 चार मतलब सेक्शन 18, सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 48, 49, 50, 52 एंड 53, इनका फर्म सेटअप किसके अंदर हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, वो चीज एंटाइटी के अंदर है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में आपका फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करता है उनकी रिलेशन, एलपी मींस, ठीक है, जिसमें 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च में फॉलोइंग ईयर में खत्म हो जाता है, ये हम फाइनेंशियल कहते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। बट हालांकि एलएलपी में थोड़ा सा अलग है, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर द 30 सितंबर के बाद, अगर कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, मतलब उसका फाइनेंशियल ईयर इस 31 मार्च को छोड़कर अगले 31 मार्च को माना जाएगा। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे या तो वो आपकी एलएलपी जो है उसकी फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम नहीं होनी चाहिए और 28 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल में देख सकते हैं, 12 मंथ नॉट लेस देन एंड 18 मंथ्स नॉट एक्सिस्ट, ठीक है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, अगर आपने जनवरी में चालू हो गए तो मतलब आपका 31 मार्च ही फाइनेंशियल ईयर होगा एंड खत्म। बट वही अगर आप एलएलपी के केस में हुए तो नेक्स्ट 31 मार्च जो आएगी वो आपका एलएलपी के लिए होने वाला फाइनेंशियल ईयर है। अब आता है फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी का सेक्शन है 21M। फॉरेन एलएलपी 21M इट मींस एक इट मींस एलएलपी फॉर्म इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन एलएलपी का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जो एलएलपी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ठीक है, ऐसी मतलब फॉरेन एलएलपी मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेट और आउटसाइड इंडिया व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, मतलब जिसका एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस है वो विद इन इंडिया ही हो बट रजिस्टर्ड आउटसाइड हो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी पार्टनरशिप 21N, सेक्शन 21N, ठीक है। एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। एलएलपी एक पार्टनरशिप फॉर्म है जो कि रजिस्टर्ड होता है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट कौन सा, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी 21O, इसमें एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, उनकी ड्यूटीज, उनके राइट्स, ठीक है, और जो भी रिलेशन वगैरह होते हैं सब चीजें, ठीक है, जो कि डिस्कस होता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, बट ऑल मैटर्स नॉट कवर्ड, सारे मैटर्स वहां पे कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अब आता है 21P। 21P इज अ नेम, क्योंकि नेम किसका हो सकता है यहाँ पे देख सकते हैं, इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ एन इंडिविजुअल हिज फोर नेम मिडिल नेम सरनेम
ये एक इंडिविजुअल का नाम, उसका फोरनेम, मिडिल नेम, सरनेम भी हो सकता है, या फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट है उसका रजिस्टर्ड नेम भी हो सकता है। तो 2(1)(p) के हिसाब से सेक्शन में नेम वगैरह आता है। तो एलएलपी में जो नेम वगैरह किस सेक्शन के अंदर आ रहा है, 2(p) के अंदर। ठीक, पार्टनर्स 2(1) क्यों, क्योंकि अब जब बात हो रही थी नेम की तो अब आएंगे पार्टनर्स भी, तो पार्टनर सेक्शन 2(1) क्यों है? पार्टनर्स होते हैं जो एलएलपी को, जिसमें पार्टनर स्पेशल एलएलपी से होता है। ठीक है, इट मींस एनी पर्सन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एक्ट। ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर है किसमें, एलएलपी में, वो भी किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। वो कहता है एलएलपी एग्रीमेंट का 2(1) हो। ठीक है, वो बात है रीजनल डायरेक्टर, वो था कौन सा आपका ऊपर, एक डायरेक्टर ऊपर भी था, एक डायरेक्टर नीचे भी है। ये है रीजनल डायरेक्टर, वो है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, designated director। तो ये है रीजनल डायरेक्टर 2(1)R है। मीन्स अ पर्सन अपॉइंट एज अ सच सेंट्रल गवर्नमेंट। ये वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर द पर्पस कंपनी एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, ये वो पर्सन होता है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब आता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मीन्स अ पर्सन अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रार जो है ये भी अपॉइंट किया जाता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये एडिशनल सब रजिस्ट्रार, ठीक है, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ठीक है, आपके रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो कि डिपेंड डिपेंड करता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट कंपनी 2013 के हिसाब से। ठीक है, अब आता है स्मॉल लिमिटेड एल एस, स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी आती है 2(1)(TA) के अंदर। ठीक है, इसका भी इट मींस जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसका कंट्रीब्यूशन होता है डज नॉट एक्सीड कितने से होना चाहिए, 25 लाख से। यहाँ पे दिया गया है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख रुपीज से, और जो सच हायर अमाउंट है वो आपका 5 करोड़। ठीक है, जो आपका हायर अमाउंट है वो आपका 5 करोड़ से प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, वहीं बात आती है इसके टर्नओवर की। तो टर्नओवर जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से या सॉल्वेंसी या जो भी हुआ उस फाइनेंशियल के हिसाब से उसका 40 लाख रुपीज डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज, और सच एज अ हायर अमाउंट जो भी है 50 करोड़ रुपीज है। उसका हायर अमाउंट जो है कितना रुपीज है, 50 करोड़ रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, 25 लाख डज नॉट एक्सीड, एंड हायर अमाउंट मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 25 लाख है। ठीक है, 25 लाख रुपीज है कंट्रीब्यूशन, और वहीं पे आपका जो, हाँ मतलब हाईएस्ट है वो 5 करोड़ है। वहीं पे आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है उसके हिसाब से आपका जो टर्नओवर है वो 40 लैक्स है। ठीक है, डज नॉट एक्सिस्ट, एंड हाईएस्ट जो अमाउंट है नॉट मतलब हायर सबसे ज्यादा वो आपका 50 करोड़ है। ठीक है, तो ये स्मॉल एलएलपी है। इसके नीचे चार्ट भी दे रखा है। ये है आपका टर्नओवर इमीडिएटली अप टू 50 लाख कंट्रीब्यूशन, 20 सॉरी अप टू 25 लाख कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर 40 लैक्स, और जो फुलफिल करता है इनकी प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस है। नेक्स्ट आता है 2(1)U। ये होता है ट्रिब्यूनल। ये मींस द नेशनल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कंस्टिट्यूट है आपका अंडर सेक्शन 408 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल 2(1)U। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं जैसे करेक्टर ऑफ एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल एसोसिएशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसीज है, एलएलपी एग्रीमेंट है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील है, लिमिटेड लायबिलिटी है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है, मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, इन्वेस्टिगेशन है, कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट्स है, कन्वर्जन इनटू एलएलपी। वो आपको बताता है शेड्यूल 3 में थे, मतलब शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, टोटल 3 शेड्यूल दिए थे उसमें। ठीक है, फर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। तो वही सब चीज कन्वर्जन, ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फॉरेन एलएलपीज। ठीक है, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया अच्छे से। सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 3 यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी दे रखा है कि सेक्शन 3 ऑफ एलएलपी एक्ट प्रोवाइड करता है कि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला वो। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट आपका सेक्शन 2(1)(d) में आता है। यहाँ पे सी सेपरेट लीगल एंटिटी जो सेक्शन 3 में यहाँ पे लिया गया है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि ये इसे एज अ इंडिविजुअल के राइट होते हैं। ठीक है, इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी हुई, लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड होती है इसकी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, इस मतलब कम से कम 2 पार्टनर्स, हाईएस्ट नंबर नो मैक्सिमम लिमिट है, ले सकते हैं आप। ठीक है, ये नॉट प्रॉफिट कैरिंग कंपनी नहीं हो सकती, इसमें कम से कम मतलब जो बिजनेस प्रॉफिट के पर्पज से किया था वही एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वही इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइजेस और एग्रीमेंट्स। ठीक है,
कन्वर्जन इनटू एलएलपी या फिर ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट जो भी वगैरह वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, और फॉर एलएलपी का। अब बात आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ऑर्गेनाइज है, ऑपरेट करने से आसान है। एक बेसिक आर्गुमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि विदाउट इम्पोजिंग लीगल प्रोसीडर्स के इजी टू फॉर्म है, इसे आसानी से हम फॉर्म कर सकते हैं, मतलब आसानी से चला सकते हैं। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लिमिट, क्योंकि हर पार्टनर की अपनी लिमिटेड लिबिलिटी होती है, ठीक है, और इजी टू डिजोल्व, मतलब इसे आसानी से हम खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5, मतलब पार्टनर्स का, ठीक है। वहाँ भी कुछ पार्टनर्स का था, याद होगा तो आपको 21Q, सेक्शन 21Q पार्टनर्स का था, ओके। यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 वो डेफिनेशन का, यहाँ पे बातें हैं बात अंदर की। तो सेक्शन 5 पार्टनर्स, सेक्शन 5 पार्टनर्स, ठीक है। एंड इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर इन एलएलपी, इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट में अ पार्टनर इन एलएलपी, कोई भी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है वो आपका एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। हालांकि जो इंडिविजुअल है शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, अगर मान के चलो इंडिविजुअल वाला पर्सन है वो एलएलपी के लिए कैपेबल नहीं है किसी वजह से, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहला, ही हैज बी फाउंड अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अनसाउंड माइंड है, ठीक है, जो भी, या फिर उसके पास कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो, या फिर उसका कोई केस चल रहा है, ठीक है। ही अप्लाइड द एजुकेटेड एज अ इंस्टॉलमेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, उसकी इंस्टॉलमेंट की वजह उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, तो उस केसेस में उसे इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल फॉर बिकम पार्टनर, मतलब उस केस में इंडिविजुअल जो है पार्टनर है, पहला अनसाउंड माइंड हो, जो भी डिक्लेयर बाय कोर्ट हो, या फिर उसका जो क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर वो उसका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा हो, तो उस केस में अप्लाइड कर रखा हो बट पेंडिंग चल रहा हो, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी, कौन कौन एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं? एक इंडिविजुअल पर्सन जो रेजिडेंस इंक्लूडिंग इंडिया हो, एनआरआई हो, कैसे भी हो, वो यहाँ पे एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, ठीक है। जो एलएलपी पार्टनरशिप है वो कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे एलएलपी में पार्टनर हो सकती हैं, फॉरेन एलएलपी पार्टनर्स हो सकती हैं, जो एलएलपी पार्टनर्स हैं जो जिनका इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया वो भी पार्टनर्स हो सकती हैं, बट जो चल यहाँ पे नहीं इंडिया में वो, ठीक है, या फिर फॉरेन कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे अपना एलएलपी में आ सकती हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ये आपको मैंने पहले बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, इसका आपका याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेशन सोल और पार्टनर। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 6 एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी एक्ट 2008 का सेक्शन नंबर 6, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आप ये भी कह सकते हैं। हर एलएलपी में कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। कितने पार्टनर्स की कह रहा है ये? कम से कम 2 पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, ठीक है। इफ एनी टाइम ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस, मतलब मान के चलो किसी वजह से 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनर रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, दिवालिया घोषित हो गया, मन नहीं करा, हट गया साला, ठीक है, और ये मान के चलो आपका एक पार्टनर था मर गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में एलएलपी कैरी कर सकती है उस बिजनेस को फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है, वाइल द नंबर्स ऑफ रिड्यूस, मतलब 6 मंथ तक अपने आराम से चला सकते हो। बट हु इज द ओनली पार्टनर एलपी इन दैट टाइम इज द कैरिंग ऑफ बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ हैज नॉलेज द फैक्ट इट कैरिंग ऑफ बिजनेस टू हिम अलोन शी लायबल टू पर्सनली ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब उस केस में अब एलएलपी नहीं रहेगी सिर्फ क्योंकि वो इंडिविजुअल केस में रहेगी, बट अगर हम कोई नया पार्टनर लेके आते हैं तो वो उस केस में हम ये एलएलपी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो 5 पार्टनर, 6 नंबर ऑफ पार्टनर्स, आपका सेक्शन नंबर 5 आपका पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर 6, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। 7 नंबर आता है डेजिग्नेट पार्टनर, पहला आता है पार्टनर, फिर नंबर ऑफ पार्टनर, फिर आता है डेजिग्नेट पार्टनर। कम से कम 2 डेजिग्नेट पार्टनर होने चाहिए इसमें, ठीक है, जिनमें से एक आपका एटलीस्ट जिसका रेजिडेंस स्टेटस क्या होना चाहिए? इंडिया का, ठीक है। एवरी एलएलपी में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए जिसमें से आपका एक का रेजिडेंस का होना चाहिए आपका इंडिया का, ठीक है। रेजिडेंस की कंडीशन पूरी कर रहा हो, provided if in LLP all partners are body corporate on which one or more partner individual or body corporate at least two individual partners who partners of LLP nominees of such bodies corporate select designate partner, मतलब कम से कम 2 ही पार्टनर्स तो यहाँ पे डिजाइन पार्टनर होने चाहिए और उनमें से एक कम से कम का जो रेजिडेंस स्टेटस है वो इंडिया का रहना चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए, मतलब सिंपल नोट, सिंपल सेलेक्ट एनआरआई होना चाहिए, ठीक है। एलएलपी हैज 3, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक एलएलपी है जिसके 3 पार्टनर्स हैं जिसमें आपका आता है मिस्टर एक्स, मिस्टर, टू बॉडीज हैं मिस्टर एक्स, एक एलएलपी है जो बनती है मिस्टर एक्स एंड टू बॉडीज कोऑपरेट हैं जिसमें मिस्टर एक्स वाई जेड एंड सॉरी मिसेस एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड मिसेस मैसर्स एबीसी लिमिटेड। इन द केस मिस्टर एक्स
द नॉमिनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी डेजिग्नेटेड एंड पार्टनर। मतलब मिस्टर एक्स के साथ साथ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है एज अ नॉमिनी हो जाए, जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकती है, क्योंकि कम से कम 2 पार्टनर चाहिए होंगे ना डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, जिसमें से एक आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल आई मीन इंडिविजुअल मतलब रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एक एलएलपी का नाम है इसमें एसएमवाई एलएलपी हैज अ 3 पार्टनर्स। ठीक है, जिसमें आपका एसआई लिमिटेड, एमआईएस लिमिटेड, वाईआई लिमिटेड। तो देयर इज नो इंडिविजुअल एज अ पार्टनर इन एलएलपी। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल नहीं है एज पर द पार्टनर ऑफ एनएलपी। तो नॉमिनीज एनी टू सेट बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इसमें से कोई जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं वो बनेंगी एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब इसमें ये कह रहा है कि भैया कि रेजिडेंट इंडियन, मतलब जिसने यहाँ पे 120 डेज कवर कर रहा हो वही रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया जो 120 डेज कंप्लीट कर रहा हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, 120 दिन पूरे कर रहा हो वही माना जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देयर इज एन एलएलपी जिसका नाम है इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, जिसका नाम बता के दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, जिसमें आपके 5 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एनआरआई, मिस्टर बी एनआरआई, मिसेस सी रेजिडेंट है, मिस्टर डी भी रेजिडेंट है, एंड मिसेस ई भी रेजिडेंट है। बट इन केस एटलीस्ट 2 शुड बी अ नेम एज रेजिडेंट पार्टनर। ठीक है, ये क्या है, कम से कम 2 तो रेजिडेंट पार्टनर होने चाहिए, इनमें से वही 5 में से, और जिसमें से 1 शुड बी रेजिडेंट होना चाहिए। तो हेंस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी रेजिडेंट पार्टनर, इट विल सर्व नॉट अ पर्पस। मतलब जो मिस्टर ए या मिस्टर बी हैं वो कहीं सर्व नहीं करते रेजिडेंट पार्टनर्स के में, बट खाली मिसेस सी, मिसेस डी, मिसेस ई ही यहाँ पे रेजिडेंट पार्टनर के लिए चूज होती है, क्योंकि वो रेजिडेंट है और इंडिविजुअल भी है दोनों केस में। ठीक है, मतलब रेजिडेंट है मेन पर्पस तो। चलो इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है काम का हो सकता है ये थोड़ा सा। ये क्या है, इफ इन द कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक हु आर डिजाइन पार्टनर सच अ पर्सन शैल बी डिजाइन पार्टनर और इन कॉर्पोरेशन, मतलब जो डिजाइन पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स भी एज अ डिजाइन पार्टनर्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक हु आर टू बी डिजाइन पार्टनर्स, जिसको स्पेसिफिक किया गया है डिजाइन पार्टनर के, सच पर्सन शैल, जो अदर डिजाइन पार्टनर्स हैं वो भी इस कॉर्पोरेशन में रहेंगे। जिनका मतलब जिनको कर रखा वो तो है ही स्पेसिफिकली, और भी जो होंगे वो, क्योंकि 2 की आवश्यकता होती है उस हिसाब से। ये कह रहा है जो पार्टनर्स हैं टाइम, प्रत्येक पार्टनर्स को टाइम टू टाइम एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको देखना चाहिए, और एवरी पार्टनर शैल बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। प्रत्येक पार्टनर्स एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स माना जाता है। ठीक है, दो तरह का होना हो बट माना जाता है। Any partner become a designated partner and according to the LLP agreement partners designated partners according to with the LLP agreement। मतलब ये क्या है, जो LLP जो designated partners होंगे वो LLP agreement के तहत, और जो partners होंगे वो भी एज अ सीज मतलब माने जाएंगे पार्टनर्स अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट के तहत। अब मान के चलो कोई इंडिविजुअल है शेयर नॉट बिकम अ डिजाइनेड पार्टनर इन एनी एलएलपी, एक इंडिविजुअल है जो बिकम अ डिजाइनेड पार्टनर नहीं रहा या नहीं बनना चाह रहा, और प्रायर ऑफ द कंसेंट एक्ट, तो एलएलपी सच फॉर्म एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब, मतलब उस केस में एलएलपी उस फॉर्म या मैनर को प्रिस्क्राइब कर सकती है। एवरी एलएलपी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार पर पर्टिकुलर एवरी इंडिविजुअल, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल को फाइल करना होता है कहाँ पे, विद रजिस्ट्रार। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल उनके सभी कंसेंट्स को। अगर मान के चलो कि वो अगर मैनर कितने दिन के अंदर करना होता है, विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, मतलब उनके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर ही उन्हें रजिस्ट्रार के पास लेके जाना होता है और रजिस्टर करना होता है। ठीक है, तो आप समझेंगे यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर के पास लेके जाना होता है विद इन 30 डेज एंड रजिस्टर में, रजिस्टर के बाद और उन्हें रजिस्टर करना होता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है एलिजिबल है डेजिट पार्टनर को सारी कंडीशंस को और रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना होता है एलएलपी जो है वो। ठीक है, जिस तरह से सीपीआई नंबर होता है ना कंपनी दो वैसे ही एलएलपी में डेजिनेट पार्टनर्स का डीपीआईएन होता है, डेजिनेट पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होता है, जो कि प्रोविजन 153 एंड 159 ऑफ कंपनी 2013 के में दिया गया है। अब आता है 8, अब हमने पढ़ी है 5 6 7, 5वें पार्टनर, दूसरे में नंबर ऑफ पार्टनर्स, 6वें में और 7वें में आपका डिजाइन पार्टनर्स, 8वें में आता है उनकी लाइबिलिटीज, मतलब डिजाइन पार्टनर्स की लाइबिलिटीज। ठीक है, ज्यादा तो नहीं थी, 2 लाइबिलिटीज देखी हैं पे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स मैटर्स एंड थिंग्स आर एज आर रिक्वायर्ड
to be done the limited partnership in respect of compliances of the provision of this act including filing any document return statement। ये कह रहा भैया देखो उनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी चीज़ों को एक्वायर करें रिक्वायर्ड करें और जो भी उनके प्रोविजन के हिसाब से कंप्लाइंसेस लाइक फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट लाइक रिपोर्ट परसों प्रोविजन वगैरह वो सब उन्हें अपने टाइम टू टाइम करना होगा एज पर द स्पेसिफिक टाइप उनके जो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ वो उस हिसाब से। ठीक है, अगर कोई भी लायबल होते हैं पेनल्टीज के लिए इम्पोज होती है एलएलपी तो उस केस में वो यहाँ पे आ सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोविजन के हिसाब से। ठीक है भाई, डिजाइन पार्टनर के साथ क्यों नहीं तुम्हें ना लाइबिलिटी है नहीं है और पार्टनर तुम्हारे से हैं उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों पार्टनर्स हैं, ये डिजाइन पार्टनर्स हैं इनको ज्यादा लाइबिलिटी है। चेंज इन डिसीजन खत्म। चलो मान लो लाइबिलिटी कोई बंदा नहीं कर पाया अपनी लाइबिलिटी पूरी या नहीं कर पा रहा तो उसने कहा भैया मुझे हटा दो डिसीजन पार्टनर से, मैं नहीं कर पा रहा भैया, हो सकता है उसने मतलब ऐसे मना कर, तो उस केस में क्या होगा भाई, सेक्शन नंबर 9 आ जाएगा यहाँ पे आपका एलपी एक्ट रहेगा 5 पार्टनर्स आपका, छठवा आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स, सातवा आपका डिसीजन पार्टनर्स उनकी लाइबिलिटीज 9, सॉरी 8 एंड यहाँ पे आगे नंबर नंबर पर चेंजेस डिसीजन पार्टनर मतलब मान लो हटाने के लिए मतलब चेंज कर रहे हो तो एक एलएलपी में वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी अराइजिंग। मतलब मान लो आज उसने इस्तीफा दिया तो 30 दिन के अंदर आपको एक नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से करके। और वो कौन सा सेक्शन चलेगा, सेक्शन नंबर 7। क्यों, 5वें में आपका क्या था पार्टनर, उसके नंबर ऑफ पार्टनर 6 और 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो सेक्शन 7 के तहत आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा सेक्शन 9 में कोई ना कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज उसके वैकेंसी होने के बाद। ठीक है, जैसे वो आएगा उसके बाद आपको विद इन 30 डेज के अंदर आपको रजिस्टर के सामने उसे लेके जाना पड़ेगा, भाई देखो हमने नया पार्टनर लेके आए हैं, वो भी नया डिजिटल पार्टनर। ठीक है, पनिशमेंट, हाँ 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 10। अब भाई ये सारी कहानी आती है पनिशमेंट पे, 5 6 7 8 9 खत्म, 10वें को आ गया पनिशमेंट। 10वां, अब मान लो 7 और 9 के तहत, 7 में क्या होता था आपका सेक्शन 7 जो है डिजिटल पार्टनर्स को लेके आना। ठीक है, जो बनते हैं वो 90 नंबर पर होता है। तो चला गया बंदा भाई, मान के चलो डिजिटल पार्टनर से तो वैकेंसी राइज हो गई, आपको दोबारा लेना होता है उस केस में। अब यहाँ पे कह रहा है देखो क्या क्या पेनल्टीज हैं, पनिशमेंट क्या क्या वो दे सकते हैं, क्या क्या पता जेल वेल हो रही हो, क्या हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे तो नहीं लिखा है यहाँ पे ऐसा कुछ भी। ठीक है, इफ एलएलपी कॉन्ट्रोवेंस में प्रोविजन सबसेक्शन 7 के मतलब एलएलपी डिसीजन पार्टनर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अगर लेस देन 2 मतलब किसी वजह से आपके जो पार्टनर डिसीजन पार्टनर्स हैं 2 से 1 हो जाते हैं, मिनिमम 2 और उनमें से भी एक रजिस्टर हो जाए, मतलब एक कम हो गया किसी वजह से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एलपी एवरी पार्टनर शेल बी लायबल, मतलब प्रत्येक पार्टनर पे क्या होगा, प्रत्येक पार्टनर नॉट डिजिट पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर लायबल होगा किसके लिए, 10,000 रुपये पेनल्टी के लिए। हाँ 10,000 रुपये पेनल्टी ले लेगा ये तो, 10,000 रुपये की पेनल्टी है, किसके लिए लायबल होंगे, 10,000 रुपये पेनल्टी के लिए एवरी पार्टनर। अगर मान के चलो एक से कम पार्टनर है, क्यों, क्योंकि उन पार्टनर्स का अब ये फर्क बन जाता है कि भाई चलो एलएलपी में एक डिसीजन पार्टनर हुआ है, या तो उनमें से कोई एक बन जाए या फिर कोई नया ला कर डिसीजन पार्टनर। ठीक है, इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन पेनल्टी 100 रुपये पर डे, ये तो पार्टनर्स की है। ठीक है, ठीक है, पार्टनर शैल बी लायबल, वो 10,000 तक की मतलब 10,000 पेनल्टी के लिए हो सकते हैं, या फिर इन केस सेकंड ऑप्शन ये ओपन होता है कि 100 रुपये पर डे पेनल्टी मैक्सिमम 1 लाख तक फॉर एलएलपी के लिए। 100 रुपये पर डे एलएलपी, 100 रुपये पर डे वो भी एलएलपी के लिए, 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो कब तक, वो भी 1 लाख तक। ठीक है, वो भी 1 लाख तक, या फिर एवरी पार्टनर्स के लिए 50,000 रुपये एवरी पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने केस बता दिया थोड़ा सा इनका। अगर मान के चलो आपका 2 में से एक पार्टनर कम रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉट पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उस केस में प्रत्येक पार्टनर पर 10,000, या फिर सेकंड ऑप्शन में आपका 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट कम, और या फिर कम से कम 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी, या फिर एवरी पार्टनर्स जो भी आपके पार्टनर है एलएलपी में उनको 50,000 रुपये टक कसीना। 100 रुपये पर डे तो चलिए बोला कि भाई मैक्सिमम 50,000 है, एलएलपी में 1 लाख एंड देन पार्टनर्स पे 50,000। ठीक है, अब आता है नीचे को एक और दे रखा है भाई, सेक्शन नंबर 7 वो सबसेक्शन 1 था, ये सबसेक्शन 4 है। सबसेक्शन 4 के अंदर कहता है इफ द एलपी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 सेक्शन 7 फेलियर टू फाइल द कंसर्न अपॉइंट, आ भाई साहब अब आ गई बात यहाँ पे, भैया मान के चलो तुमने नया पार्टनर खोल भी लिया, पुराना गया नया पार्टनर खोद भी लिया तुमने सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 के तहत आपने नया पार्टनर लेके आ भी गए। ठीक है, डिजाइन पार्टनर लेके आ भी गए, नया पार्टनर चेंजिंग वाले में नो था सेक्शन नंबर। ठीक है,
आपने लिया है, बट आपको क्या करना है भैया, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा ना, अपॉइंट रीजनिंग पार्टनर विद इन 30 डेज। नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, जो कंसाइनमेंट और अपॉइंटमेंट है दिन पार्टनर का विद इन 30 डेज एल एंड पे उन्हें रजिस्टर करना होता है। अगर नहीं कर पाते हो उस केस में, तो उस केस में क्या होता है, वो तो पट वही दे दिन पट कम हो गए तो वो मतलब, या फिर मान लो आप अपॉइंट ही नहीं कर पाए कंट्रीब्यूशन में, फेलियर हो गया टू फाइल द कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिंग, मतलब विद इन 30 डेज में आप अपॉइंट ही नहीं कर पाए, फाइल ही नहीं कर पाए उनके कंसेंट को, अपॉइंटमेंट को, तो उस केस में क्या होगा, आपको लाइबल होगी 5,000 तक की पेनल्टी, मतलब जो ऊपर था उसका आधा आधा हो जाएगा एक तरह से मान के चलो, बट 100 रुपये पर डे वही रहने वाला है, 100 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो अब मान के चलो अगर आप 2 से 1 रहता है तो 10,000 ठीक, तो यहाँ होगी 5,000। वहीं पे 100 रुपये पर डे पेनल्टी रहनी है एवरी पार्टनर, ठीक है। और वहीं पे अगर आप मान के चलो आपका, पहले इसको 5,000 को हाइलाइट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मोटी-मोटी बात। भाई देखो, इसको अच्छे से करके लिख के रखना, क्योंकि ये मुझे लगता है मेन है। पेनल्टी वाला तो खासकर इश्यू बहुत अच्छा खासा रहता है। 100 रुपये पर डे, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से रखना अपने पास। 100 रुपये पर डे के हिसाब से जो चल रही है यहाँ पे वो। देन अगर मान के चलो एलएलपी पे कितनी लग सकती है, ये वही 50,000 वहीं, क्योंकि वहाँ पे 1 लाख थी तो यहाँ पे कितनी होगी मैक्सिमम अमाउंट, 50,000। ठीक है, यहाँ पे आकर आगे कितनी, 50,000। वहीं आपका एल और एवरी जो प्रत्येक डेजिग्नेट पार्टनर, यहाँ देखो यहाँ बात की गई थी एवरी पार्टनर से 50,000, यहाँ बात की गई एवरी डेजिग्नेट पार्टनर पे, तो यहाँ पे दोनों में अंतर है। ठीक है, मान लो आप कर ही नहीं पाए, दो दो में से एक ही था, तो भाई तो आपको पार्टनर्स को भी देने पड़ेंगे। मान कर चलो वो दो कर भी दिए बट उसे रजिस्टर नहीं कर पाए, तो उस केस में सिर्फ डेजिग्नेट पार्टनर्स को ही उनको देने पड़ेंगे पैसे। कितने रुपए देने पड़ेंगे भैया, 25,000 रुपये, या फिर एलएलपी को, एलएलपी को देने पड़ेंगे कितने, एलएलपी को साथ में 50,000 रुपये एंड 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो भी लगेगा, या मैक्सिमम अमाउंट 50,000 और 25,000 हो सकता है। और या फिर आपको 5,000 रुपये दे सकते हैं। 5,000 वो भी किसको देने पड़ेंगे, आपका डेजिग्नेट पार्टनर, नॉट पार्टनर्स, डेजिग्नेट पार्टनर्स याद रखना, जितना भी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में डेजिग्नेट पार्टनर, सेक्शन नंबर 7 शेड्यूल 4 डेजिग्नेट पार्टनर्स के लिए दिया गया है, नॉट अ पार्टनर्स। ठीक है, ऊपर अगर कम रहेगा पार्टनर्स, डेजिग्नेट पार्टनर्स कम रहेगा तो उसके लिए आपको सबको लायबल है, बट नीचे वाले में सिर्फ डेजिग्नेट पार्टनर लायबल। चलो भाई, दोनों केस आपके यहाँ पे कवर हो गए होंगे। ठीक है, सेक्शन 10 के अंदर पेनल्टी वाले में नेक्स्ट आता है आपका, ओ भाई साहब यहाँ भी है भाई, ये भी तो देखें कितने हैं, तीन तीन ही है, देखो तो तीन तीन है। पहले केस में मान के चलो आपका था भाई पार्टनर डिजाइन पार्टनर नहीं कम पड़ गए, दूसरे में डिजाइन पार्टनर आ तो गया, उसे खन नहीं भूलेगा भाई, फाइल करनी भूलेगा उसका कंसेंट, तो उस केस में 30 डेज के अंदर विद इन, इफ एलएलपी प्रोविजन सेक्शन 5, आप देखो सब सेक्शन 5 ऑफ 7 एंड 9, सब सेक्शन 5 और सेक्शन 7 पॉइंट सेक्शन 9 के तहत एवरी पार्टनर शेल लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपया इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कंट्रीब्यूशन विद अ फर्दर ऑफ पेनल्टीज। मतलब प्रत्येक पार्टनर जो है लायबल होगा 10,000 तक की पेनल्टी, ऊपर वाली 10,000 पेनल्टी वही सेम सेम पार्टनर पेनल्टी। एंड अगर मान लो कि कंटिन्यूइंग रहती है कंट्रीब्यूशन की कंट्रीब्यूशन, तो उस केस में 10,000 रुपये एवरी पेनल्टी ऑफ पार्टनर में 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो मैक्सिमम 1 लाख एलएलपी, और एवरी पार्टनर से 50,000 एवरी पार्टनर। ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, डिपेंड करता है। ठीक है, 100 रुपये पर डे यहाँ पे 1 लाख रुपये मैक्सिमम, 1 लाख रुपये पर डे एंड 50,000 आपका यहाँ पे हो गया 50,000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं नीचे, तो यहाँ पे हो गया बात, आपका तो पार्टनर की चली थी तो हो गया काम भाई, अब एलएलपी का जन्म हो गया 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब वापस से जरा 5 8 9 10 को फिरा ले एक बार, और फिरा ले बोलिएगा 5 ऑफ एलएलपी, 5 वाले में क्या है, पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स का आना जाना वो सब चीजें एलएलपी। ठीक है, 5, 5वें में ये नेम है, तुम बताते क्यों नहीं नेम है कि पार्टनर नहीं, भी पार्टनर है। 6वें में क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर सेक्शन 6, नंबर ऑफ पार्टनर सेक्शन 7 आपका डिजिग्नेट पार्टनर सेक्शन 7, सेक्शन 7 जो होता है आपका लाइबिलिटी ऑफ वो डिजिग्नेट पार्टनर, क्या क्या लाइबिलिटी है उनकी। सेक्शन 8 में मान के चलो आपका क्या था, हाँ सेक्शन 8 तो भूल गया, चेंज इज डिजिग्नेट पार्टनर। ठीक है, चेंज इन डिजिग्नेट पार्टनर, अगर पार्टनर चेंज होता है तो उस केस में 8 है, और डिजिग्नेट पार्टनर 8 चेंज हो जाता है तो 8 में है। 9 में मुझे पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ थी, बट 10 में तो आपका 7 और 9 को लेके चल रहा था वो, मेरे ख्याल से 9 में ही था डिजिग्नेट पार्टनर चेंज, देखें एक बार।
चेंज डिसीजन पार्टनर 9 था, सेक्शन 9। 8 लायबिलिटी ऑफ डिसीजन पार्टनर्स 8 आ गया। चलो भाई, साथ में क्या था फिर? साथ में क्या था भाई? यहाँ थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़न में आ गया ना। हाँ, डिसीजन पार्टनर 7 है, 6 है, 5 मतलब सही था। मतलब मैं या तो मैं सेक्शन गलत पढ़ गया मतलब। ठीक है, एक बार कोशिश करता हूँ दोबारा से करने की, ठीक है? दोबारा से करता हूँ फिलहाल, ठीक है? सेक्शन नंबर 5 पार्टनर्स, ठीक है? एंड सेक्शन नंबर 6 नंबर ऑफ पार्टनर्स 7 आपका डिसीजन पार्टनर्स 7, ठीक है? और 8 आपका लायबिलिटीज़ ऑफ डिसीजन पार्टनर्स 8 पे, ठीक है? और 9 पे, हाँ, अब आ गया 9 पे आपका आ गया, आपका जो डिसीजन पार्टनर्स की जो चेंजेस होते हैं वो 9 पे, 10 में आपका 7 और आपका 7 वाला जो है और 9 वाला दोनों आ जाते हैं डिसीजन पार्टनर में पेनल्टीज के हिसाब से, जिसमें 3 पेनल्टीज हैं। आपके डिसीजन पार्टनर्स कम रह जाते हैं, 2 से कम रह जाते हैं डिसीजन पार्टनर्स, तो उस केस में एवरी पार्टनर्स जो है वो मैक्सिमम 10,000, ठीक है? एंड सेकंड केस में 10 रुपए पर डे के हिसाब से और 1 लाख तक की हाईएस्ट पेनल्टी हो सकती है, किसके लिए? एलएलपी के लिए। एंड वहीं आपको एवरी पार्टनर्स के लिए वो रहेगी कितनी? 50,000 रुपए, ठीक है? वही बात आती है, अब आपने डिसीजन पार्टनर तो लिए बट उसे 30 दिन के अंदर फाइल करना भूल गया, उसका कंसेंट जो है था वो, तो उस केस में आपको एवरी डिसीजन पार्टनर जो है, वहाँ पे ऊपर मेंबर्स हैं, यहाँ पे डिसीजन पार्टनर्स होंगे, तो जितने भी डिसीजन पार्टनर्स हैं उनके हिसाब से, तो यहाँ पे आधी आधी हो जाएगी। मतलब वहीं पे 10,000 की जगह 5,000, 100 रुपये पर डे के हिसाब से रहेगी। 1 लाख की जगह 50,000 और वहाँ 50,000 की जगह 25,000 हो जाएगी आपकी, ठीक है? 25,000 ऑफ एवरी डिसीजन पार्टनर और एलएलपी में 1 लाख, 1 लाख की जगह 50,000, ठीक है? वही नीचे वाले में अगर कोई वही चीज कंट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यू रहती है, तो उस केसेस में आपका वही सेम ऊपर 10,000, 100 रुपये पर डे, 1 लाख LLP for LLP एंड 50,000 ऑफ एवरी पर्सन ऑफ पार्टनर वो एप्लीकेबल रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं, चलो भाई, मैंने ये चीज अच्छे से मतलब याद कर ली है, बिल्कुल फिट हो गई दिमाग में मेरे तो भाई। अब तुम्हारी हुई नहीं, तो मैं पता नहीं, बट मेरे तो बहुत अच्छे से फिट हो गई ये वाली चीज। अब आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ऊपर वाली भी 2-1 वाली भी बताऊं क्या को? 2-1A एड्रेस, 2-1D आपका बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, 2-1E बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेशन, 2-1F आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? एंड 2-1F एंड 2-1G आपका डिजाइन पार्टनर्स, ठीक है? 2-1 G के बाद K एंटाइटी, उसके बाद L फाइनेंशियल, 2-1L फाइनेंशियल ईयर, 2-1 M आपका फर्न LLP, 2-1N LLP एंड O LLP एग्रीमेंट, O के बाद P आपका नेम और P के बाद आपको था Q पार्टनर, Q का मतलब आता है RA, ठीक है? RA, वाह व्हाट अ सरप्राइज, RA, क्योंकि ऊपर था डिजाइन पार्टनर, यहाँ आएगा रीजनल डायरेक्टर, ठीक है? 2-1 RA रीजनल डायरेक्टर एंड RETSBTV, ओके? और आपका 2S का 2-1S जो होगा वो आपका होगा रजिस्ट्रार्ड के लिए, एंड 2-1S मतलब टीवी है, ऐसे कुछ है, 2-1 टीवी से समथिंग समथिंग टू आता है अबाउट इट। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड का हो गया यहाँ पे खत्म, और 2-1U करीब हो जाएगा आपका ट्रिब्यूनल के, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल के नाम से है। बट यहाँ पे भी हमारा जो एक रहा है वो डाउट में रहा है, वो जो है रजिस्टर्ड के नीचे, जस्ट नीचे वाला, जिसके बारे में मैं थोड़ा डाउट में लग रहा हूँ, देखते हैं ऊपर जाके। देखो भाई, कोई चीज में कसर नहीं छोड़नी अपने को, सब जगह से पूरा पूरा खींच के चलना है। यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मिलना चाहिए मुझे। LLP 2-1 स्मॉल LLP मिस कर गया है। देखो यहाँ पे 2-1 टू आ रही, तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लेकर थोड़ा डाउट में था, ठीक है? रीजनल डायरेक्ट यहाँ पे मुझे मिल गया 2-1 है स्मॉल, मतलब मेरा 2 वाला भी ऑलमोस्ट काफी हद तक पक्का है। एक डिवीजन में मारूंगा तो सट्टाक सीन हो जाएगा ये भी, ठीक है? तो मेरे 2-1 और 5-6-7 तक, 10 तक के सेशन तैयार है। अब आता है 11 इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो चलते हैं सीधे 11 वाले पे। बट अभी मैं सोचूंगा कि एक पार्ट को यहीं पे खत्म कर लिया जाए, तो मैंने यहाँ पे है ना, यहाँ तक के आपको 10 तक के बता दिए हैं, ठीक है? इसके वो जो बाकी के जो मैं आपको बताऊंगा LP के 2008 के सेक्शन 11 के आगे के इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP के, वो आपको बताऊंगा मैं चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि ये काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? अपलोड में दिक्कत आने वाली है, आपको मतलब समझाने में दिक्कत आएगी, उसके पर्पज से। तो यहाँ पे मैंने मतलब आपके 2 से लेके 10 तक के सारे कवर कर दिए। नेक्स्ट वाले में करवाऊंगा मैं कब से? इन 11 से आगे तक के, ठीक है? तो तब तक के लिए टाटा व्यूज, बाय बाय। और कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कटाक्सी है, ठीक है? तब के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।